जब हम अलग अलग देशों की राजनीति को समझने की कोशिश करते हैं तो कहाँ से शुरू करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब मान लीजिए हमें भारत और जापान की राजनीति की तुलना करनी है, तो क्या हम सिर्फ उनके संविधान या संसद को देखें या फिर समाज को भी देखें, अर्थव्यवस्था को? और यही वो सवाल है जिससे राजनीति विज्ञानी हमेशा से जूझते रहे हैं। ये एक पहेली की तरह है ना, जिसके टुकड़े लगातार बदल रहे हैं। सही। तो आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने के अलग-अलग औजारों पर है। हमारे पास तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर कुछ नोट्स हैं जो इस विषय को समझने के 3 मुख्य दृष्टिकोण बताते हैं। हाँ, और हम ये देखेंगे कि विशेषज्ञ कैसे अलग-अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में समानता और अंतर की जांच करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। आज हम 3 प्रमुख उपागमों को समझेंगे: संस्थागत, प्रणाली और संरचनात्मक कार्यात्मक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे पारंपरिक तरीके की, संस्थागत उपागम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस संस्थाओं पर होता है। ये 1930 के दशक में बहुत लोकप्रिय था। एक तरह से ये राजनीति को समझने का सबसे सीधा तरीका लगता है ना? बिल्कुल, ये शुरुआती बिंदु था। और यहाँ संस्था का मतलब बहुत ही फॉर्मल है, जैसे संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अच्छा, नौकरशाही, राजनीतिक दल। ये उपागम मानता है कि अगर आपको किसी देश की राजनीति समझनी है तो आप बस उसके संविधान और इन संस्थाओं के ढांचे को समझिए। तो ये एक तरह से राजनीति का ब्लूप्रिंट या नक्शा देखने जैसा हुआ। नियम क्या है, किसके पास क्या शक्ति है, बस। हाँ, बस इतना ही है। लेकिन एक मिनट, ये तो बहुत अधूरा सा लगता है। मतलब अगर आप सिर्फ नियम की किताब पढ़कर शतरंज का खेल समझने की कोशिश करें तो आप रणनीति या खिलाड़ी के मनोविज्ञान को तो कभी नहीं समझ पाएंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बिल्कुल। यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। ये उपागम उन व्यक्तियों के व्यवहार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। जैसे कि जैसे मतदाता वोट क्यों देते हैं, सांसद संसद में एक खास तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, जज किसी फैसले पर कैसे पहुंचते हैं, ये सब इसके दायरे से बाहर है। अच्छा, ये सिर्फ संस्था के ढांचे को देखता है, उसके अंदर के इंसानों को नहीं। तो फिर ये इतना लोकप्रिय क्यों था? अगर ये इतना अधूरा था तो विशेषज्ञ इसे क्या हासिल कर रहे थे? देखिए, उस दौर के लिए ये उपयोगी था। ये सरकारों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण करने में मदद करता था। कौन सी संसदीय प्रणाली है, कौन सी अध्यक्षीय। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, इसकी कमियां सामने आने लगी। एक और बड़ी आलोचना ये है कि ये स्थिरता पर, मतलब स्टेटस को पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। ये राजनीतिक उथल-पुथल, आंदोलन या क्रांति जैसी चीजों को समझा ही नहीं सकता। हाँ। और हमारे नोट्स में भी लिखा है कि इसका नजरिया बहुत संकीर्ण था, है ना? बस पश्चिमी यूरोपीय देशों तक सीमित। हाँ, और इसने दबाव समूहों या जनमत जैसे अनौपचारिक शक्ति के केंद्रों को भी कोई खास महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो संस्थागत उपागम एक स्थिर नक्शे जैसा है जो जमीन तो दिखाता है पर उस पर चल रही गाड़ियों या ट्रैफिक जैम को नहीं। तो जाहिर है अगला कदम उस ट्रैफिक को समझने का होगा। हाँ। ये हमें दूसरे उपागम यानी प्रणाली उपागम की ओर ले जाता है। हमारे सोर्स बताते हैं कि डेविड ईस्टन जैसे विचारकों ने राजनीति को एक चलती फिरती मशीन या एक जीवित सिस्टम की तरह देखने का सुझाव दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। प्रणालीय सिस्टम शब्द का मतलब ही है एक ऐसी चीज जिसके सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये अलग-अलग संस्थाओं का ढेर नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल। इसे एक थर्मोस्टेट की तरह सोचिए। समाज से मांगें और समर्थन के रूप में इनपुट आता है। जैसे लोग बेहतर सड़कें या कम टैक्स की मांग करते हैं। सही। और फिर राजनीतिक प्रणाली यानी सरकार इन इनपुट्स पर काम करती है और नीतियों और कानूनों के रूप में आउटपुट देती है। और फिर उन नीतियों का जो असर होता है वो एक फीडबैक बनकर वापस सिस्टम में चला जाता है। ये दिलचस्प है। ये तो एक स्थिर तस्वीर से एक लाइव वीडियो फीड पर जाने जैसा है। हम सिर्फ ढांचे को नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। सही कहा। लेकिन सोर्स में एक बात कही गई है जो थोड़ी साफ नहीं लगी, कि ये उपागम मानता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण एक सामाजिक और तकनीकी प्रक्रिया है। इसका राजनीति से क्या लेना देना है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये इस सिस्टम के समर्थन वाले हिस्से से जुड़ा है। कोई भी राजनीतिक सिस्टम तभी चल सकता है जब ज्यादातर लोग
उसके बुनियादी नियमों को माने और उसे वैध समझे। बिल्कुल। तो इस नजरिए से शिक्षा व्यवस्था का एक काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा नागरिक बनाना भी है जो सिस्टम को समझे और उसका समर्थन करे। समझ गई, लेकिन क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा मशीनी नहीं लगता? इनपुट आउटपुट फीडबैक लूप। ये इसकी एक आलोचना है। हाँ, मतलब इसमें इंसानी भावनाओं, विचारधाराओं या सत्ता के संघर्ष की कोई जगह ही नहीं लगती। क्या ये सिस्टम हमेशा संतुलन खोजने की ही कोशिश करता है? और यही इसकी मुख्य आलोचना है। ये टकराव और गहरे सामाजिक विभाजन को ठीक से नहीं समझ पाता। ये तो बता सकता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन ये नहीं बता पाता कि कुछ खास समूह हमेशा फायदे में और कुछ हमेशा नुकसान में क्यों रहते हैं। अच्छा, तो ये सत्ता के असमान वितरण को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, ये मानकर चलता है कि सिस्टम हमेशा संतुलन की ओर बढ़ेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई बार सिस्टम टूट जाते हैं, क्रांतियां होती हैं। तो पहला मॉडल यानी संस्थागत उपागम, उसने खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरा मॉडल प्रणाली उपागम, उसने खिलाड़ियों को देखा लेकिन उन्हें एक मशीन का पुर्जा मान लिया। तो नोट्स में जो तीसरा तरीका बताया गया है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम, वो शायद इस तस्वीर को और बड़ा करके देखता है। बिल्कुल सही। ये दृष्टिकोण एक और बड़ा कदम आगे ले जाता है। ये कहता है कि आप राजनीति को समाज से अलग करके समझ ही नहीं सकते। अच्छा। ये समाज को एक जीवित शरीर की तरह देखता है। जैसे शरीर में दिल, फेफड़े, दिमाग जैसी अलग अलग संरचनाएं होती हैं और हर एक का एक खास कार्य या फंक्शन होता है जो पूरे शरीर को जीवित रखता है। हाँ। वैसे ही समाज में भी परिवार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और धर्म जैसी अलग अलग संरचनाएं होती हैं और सरकार भी इन्हीं में से एक संरचना है। उनका भी असर होता है। चलिए इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी देश में हुए बड़े किसान आंदोलन को समझना है। ये तीनों उपागम उसे कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, जो संस्थागत उपागम वाला विशेषज्ञ है वो सिर्फ ये देखेगा सरकार ने कौन से कानून पास किए, क्या संसदीय प्रक्रिया का पालन हुआ, सिर्फ नियम और प्रक्रिया। हाँ। अब जो प्रणाली उपागम वाला है वो इसे इनपुट आउटपुट की तरह देखेगा। वो कहेगा कि किसानों की तरफ से मांगों का इनपुट आया, सरकार ने कानून का आउटपुट दिया और अब उस पर नकारात्मक फीडबैक यानी आंदोलन हो रहा है और सिस्टम अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सही। लेकिन जो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम वाला विशेषज्ञ है वो सबसे अलग सोचेगा। वो कैसे? वो कहेगा कि ये आंदोलन सिर्फ कानूनों का विरोध नहीं है, ये समाज के एक बड़े हिस्से का एक कार्य है जो पूरे सामाजिक शरीर को ये संकेत दे रहा है कि संतुलन बिगड़ गया है। वाह, ये फर्क तो बहुत साफ है। लेकिन तीसरे नजरिए के साथ मुझे खतरा नजर आ रहा है। क्या? अगर हर चीज का एक कार्य समाज में स्थिरता बनाए रखना है, तो क्या ये यथास्थिति यानी स्टेटस को का समर्थन नहीं करता? मतलब अगर समाज में गहरी असमानता है, तो क्या ये उपागम उसे ये कहकर सही ठहरा देगा कि ये असमानता भी समाज में स्थिरता के लिए कोई कार्य कर रही है? आपने इसकी सबसे बड़ी और सबसे गंभीर आलोचना को पकड़ लिया है। अच्छा। आलोचक यही कहते हैं कि ये स्थिरता और संतुलन पर इतना ज्यादा ध्यान देता है कि ये सामाजिक असमानता, शक्ति के खेल और संघर्ष को नजरअंदाज कर देता है। ये समझाने में बहुत कमजोर है कि समाज में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव क्यों और कैसे होते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग नजरियों का ये सफर तय किया। जी। पहला, जो सिर्फ औपचारिक ढांचों का एक्सरे करता है। दूसरा, जो राजनीति को एक डायनामिक मशीन की तरह देखता है। और तीसरा, जो राजनीति को पूरे सामाजिक शरीर का एक अंग मानता है। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या कोई एक तरीका सबसे बेहतर है या हम बस एक के बाद एक अधूरी तस्वीरों को देख रहे हैं? हमारे सोर्स का निष्कर्ष यही बताता है कि कोई एक सबसे बेहतर तरीका नहीं है और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है। राजनीति इतनी जटिल है कि उसे किसी एक नजरिए से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो इन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं समझना चाहिए। नहीं, इन्हें एक टूल किट के अलग अलग औजारों की तरह मानना चाहिए। हर औजार एक खास काम के लिए बना है। मतलब एक अच्छे विश्लेषक को ये पता होना चाहिए कि किस सवाल का जवाब खोजने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अगर आपका सवाल है कि संसद में एक बिल क्यों पास नहीं हो पाया, तो संस्थागत उपागम आपकी मदद करेगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि जनता का गुस्सा सरकार के खिलाफ क्यों बढ़ रहा है, तो प्रणाली उपागम एक अच्छा फ्रेमवर्क देगा। और अगर ये जानना है कि कुछ समूह पीढ़ियों से पिछड़े क्यों हैं, तो संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम अपनी कमियों के बावजूद आपको समाज के गहरे ढांचों की तरफ देखने को मजबूर करेगा।
एक व्यापक समझ के लिए हमें इन सभी की सीमाओं को पहचानना होगा और संस्कृति, इतिहास जैसे दूसरे कारकों को भी ध्यान में रखना होगा।